Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BBA second semester class and the subject is business mathematics and topic is mathematics of finance. ये लास्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें आपने इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एन्युटी पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर उसके बाद आपने ही प्रैक्टिस करनी है और उसकी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का जो हमारी फ़र्स्ट डेफिनेशन है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज़ जस्ट लाइक इंटरेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ रेंट which is paid for having the use of money. Some corporations pay millions of rupees of interest each year as for the use of money they have borrowed. इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है ये इन्वर्टेड कॉमास में, इंटरेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ रेंट विच इज़ पेड फॉर हैविंग द यूज़ ऑफ मनी। मतलब आप किसी से मनी लेकर यूज़ करते हैं तो जितनी देर तक वो आपके यूज़ में रहेगी आपको उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा। बड़ी शुगर कोटेड सी डेफिनेशन है इंटरेस्ट की यहाँ पर। वैसे तो हम सबको पता ही है इंटरेस्ट क्या होता है। खैर, इंटरेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ रेंट विच इज़ पेड फॉर हैविंग द यूज़ ऑफ मनी। सम कॉरपोरेशंस पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट each year as for the use of money they have borrowed. We earn money on sums we have invested in savings account, certificates of deposits and money marking funds. We also pay for the use of money which we have borrowed for house loans, mortgages or credit and purchases. इंटरेस्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में मतलब अच्छी तरह से फैल गया है। हर चीज़ पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वी अर्न मनी ऑन सम्स वी हैव इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट्स। मतलब हम जो सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखवाते हैं या कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से, नहीं जैसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कुछ अमाउंट रख कर हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा अपने जानने वालों में से किसी से या फैमिली में किसी से कि सेविंग अकाउंट्स में जो आप मनी रखते हैं, पैसे रखते हैं, उस पे आपको प्रॉफ़िट मिलता है। उसका कोई रेट होता है कि जी इतना प्रॉफ़िट आपको हर मंथली बेसिस पे आता है तो प्रॉफ़िट वो अगर आप उसको कुछ फ़िक्स्ड करवा देते हैं तो फाइनल वो उस पे प्रॉफ़िट आपको जो है वो साल बाद मिलना शुरू हो जाता है। सर्टिफिकेट लेने की सूरत में वो उनकी कोई स्कीम्स होती हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब वो उतने साल के लिए आपकी जो अमाउंट है वो बाउंड हो जाती है और फिर आपको उस अमाउंट के साथ साथ उस पर कुछ प्रॉफ़िट भी मिलता है। वो प्रॉफ़िट क्या है? वो प्रॉफ़िट ये है कि वो जो अमाउंट आपने वहाँ पे करवाई है सबमिट उधर बैंक वगैरह में कहीं पे आपने जब जमा करवाई है, उस अमाउंट को वो यूज़ करने के लिए दे देते हैं लोगों को। मतलब किसी को अगर ज़रूरत है तो वो ले लेगा उस अमाउंट को और उस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट पे करेगा। एक तो उसने वो फुल अमाउंट भी वापस करनी है, उसके बाद जितनी देर तक वो उसके इस्तेमाल में रहेगी, 1 माह, 2 माह, साल, 2 साल, जितनी भी देर, वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। वही इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसमें से कुछ बैंक रखेगा, यानी वो रेट डिफरेंट होता है ना, इंटरेस्ट का डिफरेंट होता है और प्रॉफिट का डिफरेंट होता है। प्रॉफिट का बहुत कम होता है, लेकिन वो बहरहाल वो आपको जो है वो मिलता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी बैंक में नहीं रखना ये, लेकिन ये एक अलग बहस है, हम इसमें नहीं जाते क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, ना ही बैंकिंग सिस्टम के बारे में और ना ही इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसलिए इस बहस में नहीं जाते। वो ऑल्सो तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इसमें जो जिस पे हमें इंटरेस्ट पे करते हैं। आगे अब पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ इनिशियली लेंट और इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस डील इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ इनिशियली लेंट और इन्वेस्टेड, मतलब आपने कोई उधार ले ली है या उधार लेकर कहीं इन्वेस्ट कर ली है, उससे उस अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज़ यूजुअली पेड इन proportion to the principal and the period of time over which the money is used। यानी इंटरेस्ट जो है वो किन बेसिस पे किया जाता है? एक तो जो आपने अमाउंट ली है वो कितनी ली है उस हिसाब से इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ फैक्टर उसमें होता है अकाउंट कि कितने टाइम पीरियड के लिए ली है। मतलब अगर साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट और होगा, 5 साल के लिए तो और होगा, ये डिफरेंट होता है ये। द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच
interest accumulates, the interest rate is typically stated as a percentage of the principal per period of time. इंटरेस्ट रेट वो रेट है जिससे आप इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको, या वो लेते हैं आपसे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? इट इज़ टिपिकली स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल पर पीरियड ऑफ टाइम, यानी प्रिंसिपल को पीरियड ऑफ टाइम से डिवाइड करके, जो आगे रूल्स हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट हम कैसे, इंटरेस्ट रेट ये होता है, और इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या इंटरेस्ट की वैल्यू अमाउंट से इंटरेस्ट रेट का कैसे पता चलता है, ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल 12% पर ईयर और 2% पर मंथ, ये रेट है। इंटरेस्ट रेट को इस तरह से लिखा जाता है 12% पर ईयर। अब परसेंट का क्या मतलब है? 12% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पर ईयर बता रहा है कि हर साल आपको 12% जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल पर पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट होता है। और दूसरी एग्जांपल में क्या है? 2% पर मंथ, मतलब आपको हर माह बाद 2% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो है दो तरह से इंटरेस्ट जो है वो हम पे करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट एंड इट्स कंप्यूटेशन, और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब दो तरह के इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जैसे किसी ने ₹1,00,000 लिया है लोन, अब उस पर उसको हर माह इंटरेस्ट पे करना है, तो हर माह उसको ₹1,00,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, मतलब वो कह देते हैं जी आपने लाख अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1000 पर मंथ जो है वो पे करना पड़ेगा, या इसका वो 1% जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो हर मंथ 1% पर मंथ जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो हर माह उसको हज़ार पे करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगी जब तक वो वापस नहीं कर देता। तो इस तरह के इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स विच आर शॉर्ट टर्म, 1 or less than 1 year, ठीक है, इन नेचर। द कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। कैसे ही कैलकुलेट करते हैं? ये फार्मूले की हेल्प से करते हैं। फार्मूला आगे आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आपने जितने अमाउंट ली है उसको कहते हैं प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट पर पीरियड टाइम। मतलब जो रेट है, जैसे 1% मैंने कहा एग्जांपल में, 2% या 12% गिवन था, और साथ नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स। मतलब अगर आपने यानी रेट है आपका कि 1% पर मंथ आप पे कर रहे हैं, ₹1,00,000 आपने लिया है, और कितने साल के लिए आप, जब आप लोन लेते हो तो आप साथ बताते हो ना कि मैं इतने साल बाद इसको रिटर्न करूँगा, कोई आप वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं हम लोग उसमें। तो अगर वो 5 साल के लिए लिया गया है, या 1 साल के लिए लिया गया है, या 6 माह के लिए लिया गया है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स। सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट किया जाता है SI से, प्रिंसिपल को कैपिटल P से, इंटरेस्ट रेट को I से, और N इज़ द नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स। तो SI आपका किसके इक्वल हो गया? PIN। Now it is essential that the time period for N and I must be consistent with each other. ठीक है, N और I जो है वो consistent हो एक दूसरे के साथ। That is, if I is expressed as a percentage per year, N should be expressed in number of years. ठीक है, अगर I जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स है तो ये भी N भी नंबर ऑफ़ ईयर्स हो। अगर I नंबर ऑफ़ मंथ के रेट से है तो यहाँ पर N भी नंबर ऑफ़ मंथ्स को इंडिकेट करे, तो ये कंसिस्टेंट हो एक दूसरे के। Similarly, if I is expressed as a percentage per month, and must be stated in number of months. Sometime it is desired to find accumulated amount, maturity amount, या accumulated amount को maturity amount भी कहा जाता है। A means the amount that includes simple interest with principal भी। मतलब जैसे है कि जी आपने 5 मंथ्स के बाद जो है वो पैसे वापस करने हैं, हर माह आपको जो है वो 1000 करेगा। तो कुछ ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कि जी आप 5 माह बाद जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इकट्ठी मुझे पे कर दो।
तो उस सूरत में फिर आपकी ये जो अकोमुलेटेड अमाउंट है या मेच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म वो क्या होती है, ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एस आई। रिप्लेसिंग एस आई बाई पी आई एन कैन बी रीडिज़ाइन दिस इक्वेशन। और आप जो मेच्योरिटी अमाउंट को इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से जो है फाइंड कर सकते हैं, एक है पी प्लस एस आई और एक है दूसरा ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। आई क्या है, इंटरेस्ट रेट, एन क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड, अगर मंथ्स है तो मंथ्स में होगा, ईयर्स एंड ईयर्स में होगा। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ली, और ए स्टैंड्स फॉर मेच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, या अकोमुलेटेड अमाउंट जो आपने एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो पे करना है। जी, अब आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। अ बैंक हैज़ इशूड अ 3 years loan of ₹50,000. Simple interest is charged at the rate of 10% per year. The principal plus interest is to be repaid at the end of the 3rd year. ठीक है, तो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर जो है वो पे करना पड़ेगा। अब यानी ये हालांकि रेट जो है वो पर ईयर के हिसाब से, लेकिन हर साल नहीं उसने जाके पे करना, जैसे इकट्ठी एंड पे अमाउंट जो है वो वापस करनी है आफ्टर 3 years। कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर द 3 year पीरियड बट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। सोल्यूशन इसका ये है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट गिवन है और आपने क्या फाइंड करनी है, अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। और वो कौन सी अमाउंट है, वो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट भी। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट वाला ए एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट ए के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें या आप पहले एस आई निकाल कर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट फाइंड करके फिर उसको पी में ऐड करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसमें क्या है, वी हैव पी इज़ इक्वल टू 50,000, आई इज़ इक्वल टू 10% यानी 0.10 हो गया पर ईयर। अब यहाँ ये ख्याल रखना है आपने, अगर रेट ईयर्स में है तो यहाँ पर भी ईयर्स में हो, अगर यहाँ पर मंथ्स है और ये ईयर्स है तो आपने एक दूसरे इसको कन्वर्ट कर लेना है, टाइम को अगर वो ईयर्स में है तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, या मंथ्स अगर आप जो आपको चाहिए वो रेट को तो नहीं है चेंज किया जा सकता ना, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपने इसको एन को सेम यूनिट होना चाहिए दोनों का, यूनिट वर्ड मैंने यूज़ कर लिया लेकिन वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर ईयर्स है तो ईयर्स, मंथ्स है तो मंथ्स। Therefore we use equation 2.1 to get 3 years interest. SI is equal to PIN. P क्या है 50,000, I क्या है 0.10 और N क्या है 3। मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की 15,000। अब 50,000 पे उसे 15,000 जो है वो 3 साल बाद एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी पड़ेगी वो क्या होगी, 5,000 प्लस 15,000 विच इज़ इक्वल टू 65,000। या ये दूसरा तरीका है, डायरेक्ट आप जो है ये फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे ये और है, ठीक है, ये और है, इसका मतलब है यहाँ ये सारा सवाल कर लें, यहाँ सिर्फ इतना कर लें, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपको ऊपर गिवन देनी पड़ेगी ना। सिर्फ ये 2 लाइनों की बजाय आप ये डायरेक्ट ये 1 लाइन में सवाल हल कर दें, सब चीज़ें दोनों तरह से सही है। जी, अब आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, ये बुलेट्स में नहीं लिखना, ये डेफिनेशन जस्ट 1 लाइन की ही डेफिनेशन है। द इंटरेस्ट चार्जेबल टू चेंजिंग प्रिंसिपल ऑन एवरी पीरियड ऑफ डील इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, ऐसा इंटरेस्ट जिसमें जो एक टाइम पीरियड है उसमें आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो हर एक जो है पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। और जब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होगी ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट भी चेंज होगा, या जो भी इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, फिक्स रहती है प्रिंसिपल अमाउंट थ्रू आउट द ईयर और एक ही रेट से आप इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। और ये एक अलग बात है कि वो आप हर मंथ पे करें या आप आफ्टर वो जो एक टाइम पीरियड है उसके बाद पे करें। आफ्टर द टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट जो है हम वैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
If an amount of money P earns interest compounded at percent per period, it will grow after n periods to the compound amount A gives as follows: A is equal to P into 1 plus I की बार n। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, मेच्योरिटी अमाउंट जो है या वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो लास्ट में आपने पे करनी है वो कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके लिए फॉर्मूला है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब ये आई नॉट स्टैंड्स फॉर हेयर, ठीक है। आई क्या है अभी बताती हूँ। ए आपको पता चल गया कि वो मेजोरिटी, वो जो आपकी अमाउंट है मेजोरिटी अमाउंट विच यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द जो टाइम पीरियड है उस पर। P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, 1 स्टैंड्स फॉर 1 एंड I इज़ इक्वल टू 8% पर ईयर कंपाउंडली क्वार्टरली यहाँ पर गिवन है। ये आपका टाइम पीरियड को करता है, उसको बताता है। ये भी क्वेश्चन से आपको समझ आएगी। मैं एक सेकेंड, मुझे लगता है क्वेश्चन का कुछ पार्ट मिसिंग है यहाँ पर। जी इसमें ना एग्ज़ाम्पल थी वो मिसिंग है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, एज्यूम दैट वी हैव डिपॉजिटेड 8,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। एज्यूम दैट वी वांट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मनी वी विल हैव ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ ऑल इंटरेस्ट अमाउंट्स आर रिटेन्ड इन द अकाउंट एज री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन में क्या है कि वी सपोज़ हमने 8,000 रुपीज़ एक बैंक में डिपॉजिट किए हैं, जो हमें 8% पर ईयर के हिसाब से जो है आपको पे कर रहा है इंटरेस्ट, और क्वार्टरली 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली वो पे कर रहा है इंटरेस्ट। और आपने जो है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ मनी वी विल हैव ऑन डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ़ ऑल इंटरेस्ट अमाउंट्स आर रिटेन्ड इन द अमाउंट एज री इन्वेस्टमेंट। मतलब अमाउंट भी और इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठा में एट द एंड ऑफ द जो है वो ईयर जो है वो क्या पे करेगा। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है कंपाउंड अमाउंट। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आई आपका क्या है 8%, ठीक है, पर ईयर क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली। I is the interest rate, P is the principal amount which is 8,000। क्वेश्चन में गिवन था 1 ही के लिए स्टैंड करेगा। अब A आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके 8,000 इंटू 1 प्लस 0.02 की पावर 4। अब ये 0.02 क्यों आया, यहाँ पर देखें गिवन था इंटरेस्ट रेट 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ईयर को 4 हिस्सों में, क्वार्टरली का क्या मतलब है 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हमने अपने इंटरेस्ट को भी 4 से डिवाइड करके 8% ओवर 4.02 पर क्वार्टर, हमने क्वार्टर के हिसाब से इसको कर लेना है। n इज़ द नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स, मतलब अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करें तो मंथ्स के हिसाब से आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट रेट भी मंथ में होना चाहिए, n भी मंथ्स में होना चाहिए। अगर ईयर में बात करें तो ईयर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वार्टरली हमने करना था, और एक साल में 4 यानी आपने उसको हिस्सों में 3 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, और n आपके पास आ गया 4। और क्योंकि हमने क्वार्टरली इसको किया है तो इसलिए हमें 8 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल को 4 हिस्सों में आपने डिवाइड किया, इसलिए क्लियर हो गई बात। तो फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, और ये आपने निकाली अपनी एक्यूमुलेटेड अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा A माइनस P, यानी एक्यूमुलेटेड जो एट द एंड ऑफ द टर्म या टाइम पीरियड जो है आपको अमाउंट मिलेगी या आपको देनी होगी, वो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो आपने बोरो की थी और वो तो वापस करनी ही थी, तो जो बाकी बच जाएगी वो आपकी क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। द रिज़ल्ट इज़ द सेम। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी और मेथड से भी किया था, वो मैंने नहीं करवाया, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। यूजिंग अगेन CI इज़ इक्वल टू A माइनस P एंड इक्वेशन 2.2। ये इस तरह से डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए ये है कि एक और मेथड है, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वो मैंने स्किप कर दिया है। आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू दिस,
और फिर आप इसको सॉल्व करके जो है अपना आंसर निकालें। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक ही फार्मूला ये वाला याद करें। क्या है ये, A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ये वाला फार्मूला याद करें और इसी को जो है आप यूज़ करें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, सॉरी एन मेच्योरिटी अमाउंट जो है यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करें। जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालें, बजाय इसके कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें या दूसरा फॉर्मूला यूज़ करें। क्लियर हो गई बात। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये है कि प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ऑल पीरियड्स। एक्चुअली इसमें है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में और उसमें डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट में ये है कि मसलन जैसे आपने 1 लाख रुपया लिया, आपको उस पर 1% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो 1 साल का 1% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट, 3 साल का आपका कितना हो गया, 1,03,000, ऐसे ही है ना। 1% का यही मतलब होता है। मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया, अंदाज़ा नहीं आपको बता रही, 2 ज़ीरो काटेंगे, हाँ यही होगा। अच्छा, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में इस तरह होता है कि जैसे 1 साल आपने एक अमाउंट ले ली 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 साल बाद आपकी वो अमाउंट बजाय 1 लाख के वो क्या हो जाएगी, 1,01,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि 1,000 आपने उसको देना था, आपने नहीं दिया, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उस 1,000 को भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगी 1,01,000 रुपया। अब उस पर आपने उसी रेट के हिसाब से 1% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पे करना है। जाहिर बात है वो 1,000 से थोड़ा सा ऊपर होगा। दूसरे साल वो वाला 1,000 और वो कुछ हज़ार से ऊपर, यानी आपकी 1,02,000 समथिंग हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। और फिर उसके बाद तो देखो कैलकुलेट करना मुश्किल है ना, मतलब अब स्टेप बाय स्टेप वो टेबल इस तरह से था, बजाय इसके कि आप उस तरह हर ईयर के हिसाब से अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करो, इंटरेस्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट को ऐड करो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकालो। क्लियर हो गई ये बात। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। ज़ाहिर था यही मैंने आपसे कहा, पहले साल में 1,000 थी, दूसरे साल में 1,000 समथिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी तो बढ़ गई है ना, तो ज़ाहिर था इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन फिक्स्ड, रेट हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब पहले साल में भी वो 1% के हिसाब से लिया, दूसरे साल में भी 1% के, और तीसरे साल में भी 1%। चेंज क्यों आया? क्योंकि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हुई है। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। अब एक चीज़ रह गई है एन्युटी। देखती हूँ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सिर्फ वही है जो मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मैंने बोल दिया है कि क्वेश्चन क्या था। कंपाउंडेड अगर आता है तो आपने कंपाउंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट आता है तो आपने सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला। दोनों में एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी ए फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है CI और सिंपल इंटरेस्ट होता है SI, वो दोनों चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, यानी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीज़ है वो क्या है, एन्युटी, द रेगुलर फिक्स्ड एंड पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स with the charging of compound interest accordingly is called an annuity. The regular, fixed and periodic sequence of payments, रेगुलर भी हो, फिक्स्ड भी हो, पीरियोडिक सीक्वेंस पेमेंट की with the charging of compound interest accordingly is called an annuity. ये इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स हैं एन्युटी की, एंड एन्युटी में बी क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स: ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड परपेचुइटी। अब ये क्या है टाइप्स, इनका क्या मतलब है, डेफिनेशन से पता चलेगा। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? एन एन्युटी इज़ कंसिडर्ड एज टू बी ऑर्डिनरी एन्युटी if every payment is made at the end of each payment period, ठीक है, if every payment is made at the end of each payment period and continues for a definite period, हर एक कोई स्पेसिफिक पीरियड आप लोग उसमें होगा, उसके हर पीरियड उस टाइम पीरियड के एंड पे आपको पे करना पड़ेगा और लगातार जो है वो उस पे करते रहना पड़ेगा। दिस एन्युटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडिंग मोड एन्युटी।
Annuity due. An annuity is considered as to be annuity due if every payment is made at the beginning of each payment period and continue for a definite period. Thus, annuity is also called beginning mode annuity. ठीक है, वो एंड में पे करनी है, एंडिंग मोड एन्युटी होगी, ऑर्डिनरी एन्युटी, और एन्युटी ड्यू क्या होगी, बिगिनिंग मोड एन्युटी, यानी वो शुरू में पे करनी पड़ेगी. प्रीपेचुरिटी क्या है? एन एन्युटी इज़ कंसिडर्ड एज टू बी प्रीपेचुरिटी इफ़ ईच पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड एंड कंटिन्यूज़ फॉर इनडेफिनेट पीरियड. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमेशा जो रहने वाली, यानी वो पेमेंट आप द एंड ऑफ द टाइम पीरियड तो आप पे करोगे और वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, उसको कहते हैं प्रीपेचुरिटी. अब आ जाते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ. एन्युटी कैलकुलेट कैसे करनी है. कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उसमें इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उससे मिलता है. फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1200 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 15 ईयर्स. द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब है एन्युटी ड्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 15 ईयर्स, यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स 15 है, और रेट आपका है 8% कंपाउंडेड एनुअली, यानी पर ईयर के हिसाब से ही रेट है. तो रेट में तो कुछ चेंज नहीं करना. आई इज़ इक्वल टू 8% कम है, एन आपका 15 है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपकी 1200 है. आप सॉल्व कैसे करना, इसका फॉर्मूला क्या है? वी आर गिवन आर इज़ इक्वल टू ₹1200 payable at the beginning of each year, that is it is case of annuity due. N है 15 यानी 15 years 15 periods, एंड I है आपका 8% कंपाउंड एनुअली, इसका मतलब 0.08 है. To find sum of annuity, that is we know that the sum of annuity due is S is equal to, ये we know that नहीं था, मैं अभी आपके फॉर्मूला करवा रही हूँ, अलग से नहीं मैंने करवाया. तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? एस इज़ इक्वल टू आर, आर यानी जो आपकी अमाउंट है 1 प्लस आई की पावर n+1. अब यहाँ पर n+1 आना है एन्युटी ड्यू में, -1 ओवर आई. जस्ट ये फॉर्मूला आपने याद करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, कैलकुलेट करना है, और आंसर ये कैलकुलेट करना आसानी है. जो है 1.1 + 0.08, तो आपने 1.08 कर लेना है. उसके बाद कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है XY, एक्स के ऊपर वाई डला होता है, उसका होता है पावर्स. वो आप बटन प्रेस करें, उसके बाद आप 16 लिख दें, तो आपका ये जो इसका आंसर है वो आ जाएगा. आप बल्कि आंसर ना निकालें, तो लंबा सा आंसर आएगा, आप उसको डायरेक्ट -1 करें, डिवाइडेड बाय 0.08 करें, मल्टीप्लाई 1200 करें, उसके बाद माइनस, यानी कैलकुलेटर से ये सारी कैलकुलेशंस आपने करके जो है वो उसको कर देनी है. जो दूसरा तरीका है वो रहने दें, बस यही तरीका सही है सम ऑफ एन्युटी का. ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आता है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो पिछला क्वेश्चन था एन्युटी ड्यू का था, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किसका है. फादर ऑफ अ गर्ल प्लान टू सेव सम अमाउंट मंथली टू मीट द मैरिज एक्सपेंडिचर ऑफ हिज गर्ल who is now 15 years old. The father foresight marriage of his girl at the age of 21 years with an amount of rupees 2 lakhs. बड़े अच्छे वक्तों की ये एग्जाम्पल है, अब तो 2 लाख में नहीं शादी होती. If the money grow at the rate of 12% PA compounded monthly, then find how much amount he has to save each month. अब जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये एन्युटी जो आपकी पहली वाली थी क्या थी, कौन सी एन्युटी, एक एन्युटी ड्यू थी और दूसरी एन्युटी क्या थी, चलिए देख लेते हैं. ऑर्डिनरी एन्युटी. तो मुझे दूसरा नाम इसका एंडिंग मोड एन्युटी याद आ रहा था, ऑर्डिनरी एन्युटी. ये ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल है. वी आर गिवन एस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख, यानी 2 लाख हमें चाहिए. कितने साल हैं हमारे पास 2 लाख जमा करने के लिए? 21 ईयर्स में उसको चाहिए. अभी उसकी बच्ची की एज है 15 ईयर्स, तो उसको 21 - 15 6 ईयर्स में उसने 2 लाख जमा करने हैं. 6 × 12 मंथ्स इज़ इक्वल टू 72 मंथ्स, यानी मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रेट जो है वो आपका वो है 12% पर मंथ है ना, तो इसलिए इसको मंथ्स में चेंज कर लिया अपने टाइम पीरियड को. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेट को चेंज करने की बजाय आप टाइम को चेंज कर लें. तो आई इज़ इक्वल टू 12%, पी ए इज़ इक्वल टू 12% डिवाइडेड बाई 12 कंपाउंडेड मंथली. ये भी मंथली आ गया आपके पास.
0.01 आर इज़ इक्वल टू आर। अब कैसे कैलकुलेट करना है, आर हमने उसी फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, उस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने एंड पे करनी है। ये एंड मोड है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऑर्डिनरी एन्युटी में और एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ का, ये एन का, उसमें n+1 आता है, इसमें n आता है, ठीक है। बाकी और फार्मूला सेम ही है, उसमें वैसी वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर निकालना। अमाउंट टू सेव ईच मंथ, इट इज़ कंसिडर टू बी द केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बिकॉज द पर्सन इज़ एट प्लानिंग स्टेज एंड probably be able to make first saving at the end of current month or at the beginning of next month. We know that, जाहिर बात है क्योंकि वो सेविंग मोड में है तो वो एंड पे या अगले महीने के शुरू में नहीं, एंड पे ही करेगा ना सेविंग्स। तो इसलिए आप ये इस तरह से इसको एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। आर क्या है, 1910, यानी 1910 रुपीज़ उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और फिर उसको जो है वो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के बाद जो है वो इस तरह से 2 लाख रुपया वो जमा कर लेगा उसको। अ लोन ऑफ रुपीज़, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, वो जो लास्ट आपकी एन्युटी की टाइप थी प्री मैच्योरिटी, उसकी एग्जांपल है। A loan of rupees 25,000 is to be paid back in 6 biannual installments. The first one starting after 6 months from the date of the loan. बाई मंथ का मतलब है आफ्टर 6 months है तो, और एंड पे उसने पे करनी है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ चार्ज एट द रेट ऑफ 18% PA कंपाउंडेड बाय एनुअली ऑन द अनपेड प्रिंसिपल। ज़ाहिर है ये पर ईयर गिवन है, आपने इसको बाई एनुअली में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो आपको करनी पड़ेगी, फाइंड करनी, यानी आर जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 25,000 है ये अमाउंट है टोटल, तो आप इसमें यानी ये लास्ट अमाउंट है तो ये 25,000, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। P इज़ इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस n ओवर आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी टाइप की एन्युटी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। फार्मूलाज आपने तीनों याद कर लेने हैं अच्छी तरह से, चीज़ें वही हैं। आई ऑलवेज स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से बस आपने उसको चेंज करना है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड, और यहाँ पर ये सम ऑफ जो लास्ट में अमाउंट मिलनी है या देनी है वो है, मिलनी है जो आपको लास्ट में अमाउंट P या S। एन्युटी में वो जब ऑर्डिनरी और ड्यू एन्युटी में S है, यहाँ पर P लिखा हुआ है। R जो है जो आपको स्टार्ट में अमाउंट चाहिए, तो इस तरह से आपने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। और इसके साथ ही आपका जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, हाँ जी बस ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट टू रीपे आफ्टर 4 होल 3/4 years ऑन अ लोन ऑफ रुपीज़ 99,000 एट 9% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट टू रीपे आफ्टर, ये ईयर्स गिवन है, रेट गिवन है, कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मंथली बेसिस पे रेट गिवन है, आपके पास साल है, साल को आपने मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, 4 होल 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। और ऑन अ लोन ऑफ रुपीज़ 99,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है 99,000, तो आप जो है वो अमाउंट जो लास्ट में आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर N। F यहाँ पे लिखा हुआ है, F कह लें, या ये A से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। उसमें वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इन्वेस्टेड एट 5% PA फॉर 4 years इफ़ कंपाउंडेड अमाउंट विल बी दिस। अब अमाउंट विल बी जो गिवन है, F यानी आपको गिवन है, F या A, पहले इसके लिए A यूज़ हुआ था, P आपने फाइंड करनी है। जस्ट फॉर्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आप जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया।
5% पर ईयर गिवन था, 4 इयर्स ही थे, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं किया। ओके जी, इसके साथ ही आपका जो है वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाए। सारे टॉपिक्स आप कोर्स कंटेंट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मिसिंग होगी आप मुझे बता दें थ्रू व्हाट्सएप। कोई आपको क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द सिलेबस या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप वो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अब आपने ख़ुद प्रिपरेशन करनी है, पढ़ना शुरू कर दें। एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, पहले ही आपके पास टाइम कम है। टाइम ज़्यादा था लॉकडाउन में, पता नहीं आपने उसको यूटिलाइज़ होपफुली किया ही होगा, और अब जो थोड़ा सा रह गया उसको भी अच्छे से इस्तेमाल करें और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।